नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर जहां आप वोट करते हैं और नतीजा आप देखते हैं। आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिनके बारे में आपसे हम रूबरू होंगे, आपको अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे। पहला मुद्दा, भ्रष्टाचार का एक और पुल धड़ाम। लगातार अगर पुल गिरते जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार का ये कितना बड़ा जंजाल है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसी का विश्लेषण करके आपको समझाएंगे क्या हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, फिर अगले फ्लोर ग्राफिक्स में बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियंस का शाही स्वागत। इस पर मेगा कवरेज भी करेंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडियो पर भी बैठे हैं एक्सपर्ट्स। आपको एनालिसिस बताएंगे और बताएंगे कि इंडिया में कितना जोश है, भारत में कितना जोश है वर्ल्ड चैंपियंस को लेकर, और भाई कब जीत के आए हैं, ऐसे ही तो आपको बैठने नहीं देंगे, स्वागत किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे राष्ट्रीय राजनीति और विवादों की। अग्निवीर पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। बार बार राहुल गांधी कुछ ना कुछ बयानबाजी कर देते हैं हमारे वीर जवानों को लेकर, अग्निवीर स्कीम को लेकर, और वो फिर से एक्सपोज हो गए हैं। वो आपको बताएंगे, एनालिसिस भी मेन है उसमें, वो आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संसद में खालिस्तानी की एंट्री। जी हां, जो व्यक्ति जेल में है, जो कि खालिस्तानी है, क्या वो संसद में एंट्री करेगा तो किस तरीके से करेगा, शपथ लेगा तो कैसे लेगा, विस्तार से आपको समझाएंगे। ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और ये महत्वपूर्ण, शौर्य की सिल्वर जुबली, बात करेंगे करगिल की, उसका भी विस्तार से आपको ब्यौरा देंगे, जानकारी देंगे। चलिए, आज मुख्य दिन है। आज हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो वीर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने जो बाजी मारी है, आज उसी का दिन है। आज अमेरिका, आपको बताऊं, अमेरिका और वेस्टइंडीज के सह मेजबानी में खेले गए आईसीसी T20 विश्व कप में जीत के बाद गुरुवार को देश लौटी भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, और ये सारा दिन का तो हमने ब्यौरा दिया। और इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, ये जनता के अंदर जोश देखिए, ये युवाओं के अंदर जोश देखिए। भारतीय तिरंगा हाथ में लहराते हुए टीम इंडिया का स्वागत, भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत, ये युवा पीढ़ी हमारी। और ये जश्न मनाने का ये दिन ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोई छोटी जीत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप की बात करें, T20 विश्व कप की बात करें, तो भारत की जो टीम है अब देश लौट चुकी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, और फाइनल के बाद यानी 3 दिन तक बारबाडोस में भारतीय टीम फंसी रही है, और फंसी रहने के बाद अब ये टीम वापस आई है। और ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो भी रहे हैं, और परिवार के साथ और अपनी टीममेट्स के साथ ये हमारी तस्वीर आप देखिए, हमारे क्रिकेटर्स की, खिलाड़ियों की, इन वीरों की जिन्होंने जीत लिया है विश्व कप, और ये ले आए हैं इसको घर पे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक अब इन्हीं की धूम चल रही है। जैसे भारतीय टीम ने पीएम मोदी और T20 विश्व कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचाई, एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। पीएम मोदी ने T20 विश्व कप ट्रॉफी को छुआ नहीं था, उन्होंने फोटो में केवल कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का हाथ पकड़ा था। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें, हर जगह की तस्वीरें, और जनता का उत्साह देखिए प्लेन के अंदर से। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बात भी आपको करेंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे। और ये टीम इंडिया, ये डबल डेकर बस आप देख सकते हैं, उसकी ऊपर छत पे सवार होके तिरंगा लहराते हुए हमारी टीम यहाँ पर आ रही है। ऐसा स्वागत है मानो पुराने समय में जैसे राजा आते थे घोड़ा गाड़ी लेकर, उसी तरीके का स्वागत किया गया है टीम इंडिया का। और ध्वजा, राष्ट्रीय ध्वज, पताका फहराते हुए टीम इंडिया, इस वक्त की ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आप देखेंगे और समझेंगे कितना उत्साह, कितना प्रेम देश की जनता, पूरी भारत की जनता जो है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम से करती है। और कोच राहुल द्रविड़ के लिए ये बिल्कुल एक सौभाग्य की बात है उनके लिए, एक ऐसी जीत जो कि सर फक्र से, गर्व से ऊंचा कर देती है। और कप्तान के लिए भी और पूरी टीम के लिए भी सभी इतने खुश हैं कि खुशी का कोई सीमा नहीं है, जिस हिसाब से हम आपको बता दें। और जनता भी बेहद खुश है। आपको याद होगा जिस दिन जीत हुई थी, उस दिन कोई ऐसा स्थान नहीं होगा भारत में जहां पर पटाखे नहीं फूटे होंगे। और बारबाडोस में विक्ट्री के बाद अमेरिका से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, हमारी टीम इंडिया। और ये देखिए, प्रधानमंत्री के साथ विराट कोहली, बेहद शानदार खिलाड़ी हमारे ये सभी, और सभी की तस्वीरें बारी बारी से। स्टूडियो में हमारे साथ कृष्णकांत जी भी हैं, इंप्रेटर हमारे कृष्णकांत जी, वो भी हैं। कृष्णकांत जी, ये तस्वीरें आप देखते हैं और आप देखते हैं कितने गौरवान्वित यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी स्वयं नजर आ रहे हैं।
जनता कितनी उत्साहित नजर आ रही है और ये उत्साह ये कम नहीं होना चाहिए। जनता के अंदर जो प्रेम है कि टीम इंडिया को पहले आना था, कुछ पल का विलंब हो गया, लेकिन जीत के बाद, जब जीत के बाद घर लौटे हैं तो स्वागत तो भव्यतम हो चुका है। आपकी राय? बिल्कुल, तस्वीरें इट स्पीक्स इन वॉल्यूम्स और ये तस्वीरें बता रही है कि पूरा भारतवर्ष इस समय जश्न में डूबा हुआ है। खासकर ये तस्वीर जो मुंबई से भी आ रही है, भारतीय टीम अभी कुछ ही पहले वानखेड़े स्टेडियम पहुंची है। यहाँ पर आधा घंटा का समारोह है और काफ़ी तादाद में वानखेड़े स्टेडियम में लोग आए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं, न केवल मुंबई से बल्कि गोवा, गुजरात और दिल्ली से भी कुछ फैंस वहाँ पहुँचे हैं। तो ये दृश्य बिल्कुल मनोरम है, मन को मोह लेने वाला है और ये दृश्य हमारी युवा पीढ़ी को नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक मैसेज भी दे रही है कि किस तरह से जो विश्व विजेता टीम है, जो भारत की टीम है, जो खिताब जीत के आई है बारबाडोस, आपने सही कहा कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज इस बार खेली गई थी ट्रॉफी, उसको जीत का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। तो ये भारत इस बात को बता भी रहा है कि जो विजेता टीम है, जो ट्रॉफी जीत के आई है, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसका स्वागत किस तरह से होना चाहिए। तो ये एक मैसेज संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, खेल जगत के लिए है कि अगर आप अपने पराक्रम से, अपने खेल से, अपने खेल कौशल से देश का नाम रोशन करते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, तो आपका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। तो इस बात में काफ़ी सारी शिक्षाएँ हैं, काफ़ी सारी बातें निहित है, इस बात को हमें जानना होगा। और ये दृश्य न केवल आज मुंबई से देखा जा रहा है बल्कि दिल्ली में जब भारतीय टीम आज लैंड की थी मॉर्निंग में, तो एक जमावड़ा था फैंस का, वहाँ पर भारी तादाद में फैंस वहाँ पहुँचे थे अपनी टीम का स्वागत करने के लिए। तो मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में ये चौथी बार ऐसा मौका आया है जब अपने हमें विश्व विजेता टीम का वेलकम कर रहे हैं और भव्य तरीके से कर रहे हैं, उत्साह के साथ कर रहे हैं। जी सीमा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जब आप देखते हैं तो पीएम मोदी के लिए बिल्कुल ये फख्र की बात है। लेकिन जिस मैच की भी अगर बात करें तो वो मैच ऐसा था, आखिरी मैच अगर हम आपको याद होगा, एक दौर ऐसा हुआ था दक्षिण अफ्रीका के साथ जो मैच चल रहा था, उसमें एक दौर ऐसा आ गया था कि ऐसा लगा था कि बाजी पलट जाएगी, ये मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अच्छी बॉलिंग कही, अच्छी बैटिंग कही, कौन सी ऐसी चीज आपको लगता है जो काम कर गई और कैसे लगा गया? मैं कहूंगा बॉलिंग जो एंड में काम कर गई, उसने इज्जत बचा ली और भारत को बचा लिया। और वो आंकड़ा जो एक ओवर में 24 रन, आपको याद होगा, एक ओवर में 24 रन देके बिल्कुल हताशा भरा माहौल बना दिया था उस वक्त, लेकिन उसके बाद भी जीते। जरा वो याद करते हुए। ये 29 जून का वाकया है, रात का समय में हम क्या पूरे देशवासी इस मैच को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, आपस में बात भी कर रहे थे। ऐसे कई मौके आए, लेकिन पूरे मैच में साउथ अफ्रीका की टीम बिल्कुल हावी थी। अगर विराट कोहली, अक्षर पटेल की बात की जाए, उन्होंने पारी को संभाला, एक अच्छा टारगेट दिया। लेकिन जब अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी करने उतरी मैदान पे तो उनके खेल कौशल से ये लग रहा था कि इस मैच को अपनी दिशा में ले जाएंगे। क्लासेन के विकेट गिरने के बाद मैच में एक विराम सा आया। उसके बाद जो भारतीय गेंदबाजी है, खासकर बुमराह की गेंदबाजी बहुत शानदार रही, विकेट लिया और हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी की। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पल वो था जबकि मैच भारत के पक्ष में आता हुआ दिखा, वो सूर्य कुमार का कैच था जिससे पूरे मैच को भारत के पक्ष में करते हुए दिखे। और हम लोग ये मान चुके थे कि अब भारत में ये मैच आने वाला है। लेकिन सबसे महानतम जो क्षण था, जो अंतिम ओवर में गेंद डाली गई थी, वो गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण थी। विकेट से लगती भी गई है, स्टंप टू स्टंप विकेट गेंदबाजी की गई, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण पल था। मैच को पकड़ के रखा गया। लेकिन मुझे लगता है पूरे मैच में सबसे रोमांचक पल वो था कि कसी भी गेंदबाजी थी बुमराह की, उससे मैच में एक मोड़ आया जिसके बाद भारतीय टीम हावी रही। सूर्य कुमार का कैच मैच को पलट दिया और जिस तरह से उन्होंने कैच लिया, लगा कि विश्व कप को अपने हाथ में उन्होंने पकड़ लिया है। ये एक चौंकाने वाला पल था, महत्वपूर्ण पल था। पूरे भारतीय फैंस के लिए ये बहुत अच्छा पल था। बिल्कुल, फैंस के लिए अच्छा पल था। और ये तस्वीरें भी कृष्णकांत जी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहाँ पर इस डबल डेकर बस में हमारे टीम इंडिया जो है वो सवार है, आगे है। महत्वपूर्ण जो किरदार आप सभी समझिए, ये बहुत रणनीति वाला खेल है, इसमें रणनीति बनाई जाती है, समझा जाता है। पूरी फील्ड को समझना महत्वपूर्ण है, पिच को समझना महत्वपूर्ण है। अगर इसकी बात की जाए अमेरिका के लिहाज से कि भाई कोई कॉमन ग्राउंड के तौर पर उसको नहीं समझते, उसको ऐसा नहीं माना जाता, एक तरीके से नया है। वहाँ के वातावरण के हिसाब से अगर ये मैच गया तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या सुविधाओं में आपको लगता है जो मानदंड हैं वो सारे फॉलो हुए थे? पिच की अगर बात करें, ग्राउंड की अगर बात करें, और मौसम भी आपने देखा होगा कैसे अंत में हल्की हल्की जो बूंदें थी बारिश की धीरे धीरे,
पड़ने लगी थी और ये भी लग रहा था कि कहीं मैच बंद ना हो जाए। इसके 3 पहलू हैं शिवम जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि मौसम न केवल बारबाडोस में बल्कि दिल्ली और मुंबई में आज साथ नहीं छोड़ रहा है। दिल्ली में भी आज बारिश हुई, मौसम बिल्कुल सुहावना था और ये बारिश की बूंदें मुंबई तक गई, वहाँ पर भी बारिश हुई। लेकिन फैंस को रोक नहीं पाई बारिश की बूंदें। फैंस भारी तादाद में वहाँ पहुँचे थे और एयरपोर्ट पे भी आए। उसके अलावे जो नरीमन पॉइंट्स थे उसमें भी काफ़ी लंबी कतारें थी। 3 किलोमीटर का लंबा वो पल था जिसमें कि देखा गया और अभी तक फैंस वहाँ पर जमे हुए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में आज फैंस के लिए बिल्कुल खोल सा दिया गया था, सारे गेट दरवाजे खोल दिए गए, बिल्कुल फ्री कर दिया गया। तो वानखेड़े स्टेडियम बिल्कुल जैम पैक्ड है। अब से कुछ देर में ये समारोह आरंभ होने वाला है। आधा घंटे का यहाँ प्रोग्राम है जो कि बीसीसीआई की तरफ से रखा गया है और आपको पता होगा कि बीसीसीआई की जय शाह ने अनाउंसमेंट किया था, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ रुपए की राशि जो है इनमें बांटी जाएगी और एक फैसिलिटेशन वहाँ पर है, उस कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अमेरिका की बात है, ये पहली बार वहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई है और एक अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है उसके हिसाब से ही बनाया गया था। लेकिन वेस्ट इंडीज के बारे में भारतीय टीम और पूरी क्रिकेट फेडरेशन इस बात को जानती है कि बारबाडोस की पिच कैसी है, जॉर्टन की पिच कैसी है, इस बारे में उनको अंदाजा था। और खासकर गयाना पिच के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड को ये पता था कि यहाँ पर बारिश बराबर होती है, भारी मात्रा में होती है, उसके बावजूद भी वहाँ मैच रखा गया। इस बात पे सोचना होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये एनालिसिस आपका बहुत बेहतरीन है। हमने तस्वीरें दिखाई आपको जीत के जश्न की और भारतीय क्रिकेट टीम की जो इस वक्त भारत में मौजूद है। दिल्ली से लेके महाराष्ट्र की तस्वीरें, नरीमन पॉइंट तक की तस्वीरें और आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें, मुंबई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये देखिए, ये स्वागत के दौरान की वो तस्वीरें हैं और अब तो जश्न की तस्वीरें हैं। एक तरीके से सोचिए, जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए भारतीय क्रिकेट टीम आपको नजर आ रही है और जोश बिल्कुल हाई है। और ये यात्रा की तस्वीरें हैं। कृष्णकांत जी, यात्रा को समझाते हुए जश्न का कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं है जश्न की सीमा की। भाई ये अंतहीन जश्न जो है ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा यहाँ पर जो जनता है, वहाँ की लोकल जनता वहाँ सड़कों पर उतर आ गई है, स्वागत के लिए तैयार है, हर कोई खुश नजर आ रहा है। इस पल को हम ऐसे मान सकते हैं शिवम जी कि ये जश्न इस समय मुंबई में जरूर हो रहा है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष के लिए, इस जश्न में पूरा देश जो है, पूरा राष्ट्र है, बिल्कुल उसमें जुड़ा हुआ है। तो इसको हम केवल मुंबई का नहीं मान सकते, इस जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। आज सुबह में आपने देखा दिल्ली में किस तरह से प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया है। आज मुंबई में खासकर इस समय जो पूरी टीम है, भारतीय टीम है, वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद है, उसके स्वागत की तैयारियां चल रही है। ये नरीमन पॉइंट जो कि मुंबई में खास बिल्कुल एक ऐसा फोकल पॉइंट है जहां पर कि एक हम इंगित करते हैं कि मुंबई का सबसे खूबसूरत पॉइंट है नरीमन पॉइंट है। वहां से इस यात्रा को रखा गया और ये इससे पहले भी हुआ है। जितने भी हम लोग विश्व कप जीते हैं, मुंबई में खासकर इस स्वागत समारोह रखा गया है। आपको 2011 का वाकया याद होगा जब टीम का वहाँ पर स्वागत सम्मान किया गया था। तो मुंबई में खासकर क्रिकेट के प्रति काफ़ी जुनून है। वहाँ पर क्रिकेट काफ़ी बेहतर ढंग से खेली जाती है। बड़े जो क्रिकेटर्स हैं भारत को, मुंबई से आते हैं। आप सुनील गावस्कर को देखें, आप सचिन तेंदुलकर को देखें, रोहित शर्मा को देखें, अभी हार्दिक पांड्या को देखें, सूर्य कुमार को देखें। भारतीय टीम में भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्रिकेट फैंस इस पल को जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बहुत सारे फैंस जो कि बारबाडोस नहीं जा पाए, वहाँ नहीं जा पाए, दिल्ली नहीं आ पाए, तो वहाँ नज़दीक से देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बात जरूर है कि जितनी भीड़ वहाँ मौजूद है, फैंस से बिल्कुल अनुशासित है। भारतीय टीम का हौसला बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल कृष्णकांत जी, और ये कवरेज तो हम बना के रखेंगे ही, लेकिन अब बाकी मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिकेट तो हमने आपको लगातार कवरेज जो है वो दिखाई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबरों का रुख जो है वो भी करेंगे। जनमत में खबर की जो मुख्य धारा है उसमें बिहार की बात करेंगे, जिसके कई जिलों में अब तक 2-2, 3-3 पुल गिर चुके हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून को अररिया से शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। पिछले 24 घंटों में सिवान और सारण में पानी के तेज बहाव से 5 पुल ध्वस्त हो गए हैं। वहीं 18 जून को अररिया जिले में पुल ध्वस्त हो गया। लगातार पुल गिरने की इन घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। राज्य के जल संसाधन विभाग ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके लिए बिहार सरकार जांच कराने का फैसला ले चुकी है। वहीं अब इस मामले पर आरजेडी ने अपनी राजनीति तेज कर दी। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। बिहार में पुलों की ध्वस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। कई जिलों में तो 2-2, 3-3 पुल गिर चुके हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून को अररिया से शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है।
पिछले 24 घंटों में सिवान और सारण में पानी के तेज बहाव के चलते 5 पुल ध्वस्त हो गए और 18 जून को अररिया जिले में पुल ध्वस्त हो गया था। 22 जून को सिवान में गंडक नदी पर बना पुल जल में समा गया और फिर 23 जून को पूर्वी चंपारण और 27 व 30 जून को किशनगंज में पुल के ध्वस्त होने की घटनाएं सामने आई। 29 अप्रैल को भागलपुर के सुल्तानगंज में अगवानी सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर गिर गए। पुल गिरने की घटना अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला ये पहुंच चुका है। तो वहीं आरजेडी बिहार सरकार समेत केंद्र सरकार पर हमलावर है। लगातार पुल गिरने की इन घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। राज्य के जल संसाधन विभाग ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है और इसके लिए बिहार सरकार जांच कराने का फैसला ले चुकी है। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि टूटे हुए पुल की जगह नए पुलों का निर्माण करवाया जाएगा और साथ ही जर्जर पुलों की पहचान कर मरम्मत उन्हें करवाई जाएगी। पुल टूटने की घटना पर मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है। एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर राज्य में मौजूद और हाल ही के वर्षों में हुए छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई है और इसके अलावा पुल सहित सरकारी निर्माण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नीति और उसके परिपालन के लिए गाइडलाइन तैयार करने का आदेश देने की भी गुहार लगाई है। वहीं लगातार पुल गिरने की घटनाओं को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिर गए। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं और 3 जुलाई को भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पूरे बिहार सरकार पर हमला बोला था। लेकिन बिहार में गिरते हुए इन पुलों पर राजनीति से हटकर ये सवाल अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर राज्य में भ्रष्टाचार के गिरते इन पुलों का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपने खबर देखी, खबर की गंभीरता को जाना और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। बुनियादी चुनौतियों का सामना कर रहा है बिहार। बुनियादी यानी बेसिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है बिहार को। 93% 93% लोग ये बात मानते हैं सत्य है, 7% इसको असत्य मानते हैं। लेकिन बिहार की जनता की आवाज हम सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से उठाते हैं और ये मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई जो है वो जल्दी होनी चाहिए और जनता को निजात मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर पुल गिरते रहे तो कोई बड़ा हादसा किसी दिन दोबारा हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे विपक्षी नेता राहुल गांधी की, जिनकी बलिदानी अग्निवीर अजय सिंह के बलिदान को अपना राजनीतिक हथियार बनाने की चाल भारतीय सेना ने असफल कर दी है। आपको बता दें, अग्निवीर अजय सिंह के बलिदान को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने एक्स पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए यह कहा था कि सरकार ने अग्निवीर अजय सिंह के परिवार की कोई आर्थिक मदद नहीं की है और न ही सरकार ने किसी भी अग्निवीर बलिदानी के परिवार को कोई मुआवजा दिया है। जिस पर सेना ने राहुल गांधी को कैसे आईना दिखाया, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और जब इसकी निंदा हो तो सदन से वॉकआउट कर जाओ। कुछ यही वास्तविक सच्चाई है राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की कुर्सी पर बैठी उस कांग्रेस पार्टी की, जो अब झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार को अपनी राजनीति का आधारशिला बना चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस की इसी दुष्प्रचार वाली राजनीति पर भारतीय सेना ने राहुल गांधी को तब आईना दिखा दिया जब उन्होंने वीर बलिदानी अग्निवीर अजय सिंह के बलिदान को अपना राजनीतिक हथियार बनाना चाहा और ऐसे में संवेदनशील मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वास्तव में पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना के रहने वाले 23 वर्षीय अग्निवीर अजय सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एक बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट की चपेट में आने से वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनके बलिदान को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी ने अपने एक्स पर एक वीडियो में साझा किया, जिसमें उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि सरकार ने अग्निवीर अजय सिंह के परिवार की कोई आर्थिक मदद नहीं की है और न ही सरकार ने किसी भी अग्निवीर बलिदानी को, उसके परिवार को कोई मुआवजा दिया है। यही नहीं, आगे अपनी वीडियो में राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर झूठ का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की भी बात कही। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा
हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। राहुल गांधी के इसी झूठे पाखंड का जवाब राजनाथ सिंह ने एक सेना के एक पोस्ट को साझा करते हुए दिया, जिसमें सेना ने अपने पोस्ट के माध्यम से राहुल गांधी के पाखंड को ध्वस्त करते हुए इस मामले की वास्तविक तस्वीर को उजागर किया है। सेना ने अंग्रेजी में पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि ड्यूटी के दौरान वीर गति प्राप्त करने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसे दावे बिल्कुल निराधार है। भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को नमन करती है, जिनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को कुल देय राशि में 98.39 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इस मामले पर सेना की ओर से आगे यह भी कहा गया कि बीते भुगतान के अलावा अग्निवीर अजय के परिवार को 67 लाख रुपए की राशि और दी जाएगी। इसके बाद कुल राशि करीब 1.65 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेकिन सरकार और सेना की इस वास्तविक सच्चाई के बारे में राहुल गांधी कोई पोस्ट नहीं साझा करेंगे, क्योंकि सच से कांग्रेस का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, क्योंकि आपका शो है जनमत। आपने क्या उत्तर दिया? प्रश्न सुनिए। बलिदानी अग्निवीर पर कांग्रेस कर रही है राजनीति, तो 87% 87% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 13% यानी 13% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत ये मानता है कि बलिदानी अग्निवीर पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो हर खबर पर आपकी राय हम आपको दिखा रहे हैं, और एकमात्र ऐसा शो है जहां पर हर खबर में आप हमारे साथ जो है भाग लेते हैं और आपको लाइव रिजल्ट हम दिखाते हैं। हर रात 9 बजे डेली आप देखते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात कारगिल विजय दिवस की करते हैं, जिसको 26 जुलाई को पूरे 25 साल पूरे हो जाएंगे। कारगिल विजय यानी ऑपरेशन विजय के 25 साल पुराने पराक्रम को भारतीय सेना के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान ने याद किया, जो कारगिल विजय के रजत जयंती स्मारक समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने सेना के 25 साल पुराने उस शौर्य को याद करते हुए कहा कि आज हम एक ऐतिहासिक पल में मौजूद हैं, जहां हम 25 साल पहले हमारे जवानों द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको उनकी बातें सुनाते हैं। अनिल चौहान जी की। आज हम एक ऐतिहासिक पल में मौजूद हैं, जब हम 25 साल पहले हमारे बहादुर जवानों द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं। 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि तोलोलिंग और हम्प जैसी कठिन चोटियों और पहाड़ियों पर अपना परचम लहराया। इस विजय से लड़ाई का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई गई। 18 ग्रेनेडियर्स के वर्तमान पीढ़ी के अधिकारी और जवान इस विरासत के निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से भले ही योगदान उनका ना रहा हो, परंतु आज सब आप इस धरोहर के भागीदारी हैं। हमारे पूर्व काल के लोगों ने, अर्थात कि हमारे जो वेटरन्स हैं आपकी यूनिट के द्वारा सेना में सभी क्षेत्रों में सतर्क भूमिका निभाई और उन्होंने जो है निस्वार्थ कर्तव्य से अपना योगदान दिया है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन यूनिट के शूरवीरों के बलिदान को भी याद करना चाहता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। वैसे तो शक नहीं है, लेकिन आपसे फिर भी हमने एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न का जो पोल के माध्यम से पूछा वो प्रश्न सुन लीजिए। ऑपरेशन विजय की सफलता पर हर भारतीय को गर्व है। 99%, ये 1% भी हट जाए, मैं तो कहूं कि 100% लोगों को एक तरीके से ऑपरेशन विजय की सफलता पर गर्व है, प्राउड करते हैं। हमें अपनी देश की सेना पर यकीन है। हर बार पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हमारी सेना करती है। जनमत में अब बात महाराष्ट्र में चल रही पालकी यात्रा की करते हैं। आपको बता दें, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी का आगमन जेजुरी में हो चुका है, जहां लाखों की संख्या में वारकरी और जेजुरी के लोगों द्वारा हल्दी का भंडारा उछाल के माउली की पालकी का स्वागत किया गया।
दरअसल आज संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पालकी जेजुरी में ही निवास करेगी। जेजुरी महाराष्ट्र के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र में से एक है। अब पालकी जेजुरी को ही क्यों रुकती है, इस बात को जानने के लिए हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी ने विजय कुमार हरिश्चंद्र से खास बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने इस यात्रा पर खंडोबा देवस्थान के विश्वस्त अनिल सोंदड़े जी से भी बातचीत की। आइए आपको वो भी सुनाते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की पालकी सासवड़ से निकल चुकी है जेजुरी के रास्ते। अब हम जेजुरी में मौजूद है और इस जेजुरी को खंडोबाची जेजुरी ऐसा भी कहा जाता है। तो मेरे साथ एक ऐसे गृहस्थ है जिनको जेजुरी के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूंगी, जब भी माउली की पालकी निकलती है जेजुरी से होते हुए ही गुजरती है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जेजुरी नहीं रुकी, तो जेजुरी का क्या विशेष महत्व है? जेजुरी का विशेष ये महत्व है कि इसे जयाद्री कहते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला में जयाद्री पर्वत श्रृंखला है और इसी श्रृंखला से ये पालकी गुजरती है। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी है, वैष्णव रूप में होती है और खंडोबा जो होता है वो शैव रूप में होता है। यानी कि खंडोबा एक ऐसी प्रतिमा है जो शैव और वैष्णव का माध्यम रूप है। इसलिए वारकरी खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारा कुलस्वामी भी मिल जाता है। तो रास्ते में जाते जाते कुलस्वामी का दर्शन होता है। तो हल्दी उड़ाई जाती है। हल्दी को हरिद्र चूर्ण कहा जाता है जो खंडोबा को बहुत प्रिय है। जैसे बुक्का माउली को पसंद है, इसी तरह हरिद्र चूर्ण यानी भंडारा यानी हलद, पीला रंग जिसको सोने की जेजुरी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हल्दी उड़ाते हैं। अभी जो पालकी आती है तो माउली का स्वागत जिसे हरिद्र चूर्ण यानी हल्दी से उसको सोना भी माना जाता है। तो बहुत ढेर सारी हल्दी उड़ाई जाती है जिससे पूरा माउली सोने का बन जाता है, सोने से छा जाता है। और इसी तरह एक अच्छा अलग दर्शन भगवान शिव का और पांडुरंग विठल का, शैव और वैष्णव का एक अलग मिलन यहाँ पर होता है। इसलिए ये महत्व है। और यहाँ पर उनके जो उपासक होते हैं जिन्हें वाघा मुरड़ी कहते हैं, जो सांस्कृतिक के कार्यक्रम के द्वारा भगवान को रिझाते हैं, भगवान को खुश करते हैं। जैसे माउली की पालकी आते हैं तो वो संबल और तुनतुना, खंजरी जैसे पारंपरिक वाद्य बजाकर भगवान का आगमन का स्वागत करते हैं और हल्दी उड़ाकर भगवान को दर्शन करते हैं, जो शैव वैष्णव का एक अनोखा मिलन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुदर्शन न्यूज की टीम से बात करने के लिए। जैसे कि हमने अभी जाना कि जेजुरी का महत्व माउली के पालकी में क्या है और हर वारकरी यहाँ पे रुक के यहाँ पे विश्रांति लेके यहीं से आगे जाता है। यहाँ पे खंडोबा जी का मंदिर भी है जिसके दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तुरता अभी के लिए कैमरामैन संस्कार के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज जेजुरी। जेजुरी के अंदर मंदिर में हम अभी मौजूद है। खंडोबा राय के मंदिर के प्रांगण में अभी हम खड़े हैं। हमारे साथ मंदिर के विश्वस्त अनिल सोंदड़े जी भी मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए भंडारे का महत्व है काफी भारत में विभिन्न भागों से लोग यहाँ आते हैं और इस भंडारे का महत्व जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अनिल सौंदड़े, श्री मार्तंड देव संस्थान श्री क्षेत्र जेजुरी प्रमुख विश्वस्त अध्यक्ष नाते से आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपने देखा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या से यहाँ पर आते हैं। ये महाराष्ट्र का कुलदैवत है। महाराष्ट्र अन्य राज्य कर्नाटक रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, यहाँ से पूरे महाराष्ट्र से पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर खंडोबा जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भंडारे का महत्व ये है कि भंडारा जो सभी लोग दर्शन के लिए आते हैं तो भंडारा लेके आते हैं और भगवान माना जाता है कि खंडोबा ये साक्षात भगवान शिव शंकर का अवतार है और जो मालसा देवी है वो माता पार्वती का अवतार है और बानाई जो देवी है वो यहाँ पर श्री गंगा जी माता गंगा जी का अवतार यहाँ पर प्रस्तावित है और स्वयंभू लिंग यहाँ पर प्रस्तावित है। एक्चुअली आज के दिन का महत्व ये है कि आज संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी यहाँ पर आ जाती है, जेजुरी में आ जाती है और एक दिन उनका यहाँ पर प्रस्थान होता है। तो देवस्थान की तरफ से हम यहाँ पर पूरी सुविधा जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं बहुत बड़ी संख्या में। उनके लिए हमने यहाँ पर देवस्थान ने व्यवस्था करके रखी है, दर्शन की व्यवस्था करके रखी है, पानी की व्यवस्था करके रखी है, अन्नदान के उनके लिए करके रखा है। यहाँ पर वैसे जैसे ही शाम को माउली की पालकी यहाँ पर आ जाएगी तो वहाँ पर बेल भंडारा डाल के उनके ऊपर भंडारा उधर ये करके उनको हमने स्वागत किया। जैसे कि आपने सुना कि ज्ञानोबा माउली की पालकी अभी शाम तक यहाँ पर मौजूद हो जाएगी। खंडोबा राय जी के साथ
साथ लोग ज्ञानोबा माउली के चरण पादुका के भी दर्शन करने आएंगे। हमारे साथ और एक यहाँ पर ट्रस्टी मौजूद है। मेरा नाम मंगेश अशोक गोनी है। मंगेश जी, हमें दर्शकों को ये बताइए कि महाराष्ट्र की संस्कृति जो है, महाराष्ट्र का कल्चर जो है, ये बहुत ही और पूरे भारत को काफी चीजें यहाँ की पता नहीं है। और ऐसे खंडों पर आने के बारे में दर्शकों को ये भगवान शिव का अवतार माना जाता है खंडोबा, जो 108 नामों से जाने जाते हैं पूरे देश में। मल्हार बोले तो मल्ल और मणि जो राक्षस देवता का संहार करके खंडोबा आए, तो इसे मणिहार भी कहते हैं, मल्लहार भी कहते हैं। सदानंद कहते हैं, जो सदा आनंदी भक्तों का रखते हैं, इसलिए इनका नाम सदानंद भी है। तो भगवान शिव का ये एकमेव अवतार है जहाँ वो अपने पत्नी और कार्तिकेय गणेश के साथ रहे। मणि और मल्ल का संहार करने के बाद मणि और मल्ल का संहार करने के बाद परिवार के साथ इसलिए इसे कुल के साथ रहने वाला देवत यानी कुल देवत माना जाता है। परिवार में जो महाराष्ट्र में परिवार में जो भगवान पूजे जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा भगवान खंडोबा और तुलजापुर की तुलजा भवानी जो कुल स्वामी माने जाते हैं और ये पूरा देवत माने जाते हैं। तो ऐसा इसका महत्व है कि कुटुंब के साथ रहे तो कुटुंब को सुख शांति समृद्धि मिलने के लिए यहाँ भगवान रहते हैं, इसलिए भगवान को कुल देवत कहते हैं। हाथ में उन्होंने खंडा यानी कि तलवार खड़क धारण की थी, इसलिए उन्हें कुल का नाम खंडेराय भी कहा जाता है, खंडोबा भी कहा जाता है। महासाई के पति है, जो पार्वती महासाई बोली उसके पति है, इसलिए महासागण कहा जाता है। बाना के पति इसलिए बानागण कहा जाता है। ऐसी बहुत सी धारणाएं, बहुत से नाम भगवान के यहाँ पूजे जाते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं, इसकी वजह से। लेकिन शादी होने के बाद पहले दिन इधर आना पड़ता है, उसके बाद में पूजा अर्चा और बाकी सभी कार्य बाद में। पहले यहाँ आके दर्शन लेना पड़ता है। इस भंडार को अगर अपने मस्तक पे धारण करेंगे तो ही आगे का संसार चालू करना पड़ता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप ये बताइए कि हमने ये भी सुना है कि भंडार का मेडिसिन हिंदू धर्म में काफी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही साइंस कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता। भंडारे का जो है आपको जैसे कि आपने सुना कि खंडोबा राया का महत्व हमने सुना है, इनकी जो प्राचीन मंदिर है इसका महत्व हमने जाना है। और हल्दी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्दी का भंडारा जो है इसका भी एक साइंटिफिक महत्वपूर्ण इसको ताकत दिया गया है। और हिंदू धर्म में काफी ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण और मनुष्य के जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। काफी चीजें लोगों को पता नहीं है। हल्दी भी बहुत एंटीसेप्टिक होती है, इसीलिए यहाँ पे हल्दी का बहुत महत्व है। कैमरामैन संस्कार के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, जेजूरी। चलिए, जनमत में अब हम बात करेंगे आतंक फैलाने और देशद्रोही आतंकी विचारधारा का खुलेआम समर्थन करने वालों के संसद सदस्य बनने की। जी हां, कल हमने आपको इंजीनियर अब्दुल राशिद को शपथ के लिए मिले पैरोल के बारे में बताया था, लेकिन अब अमृतपाल सिंह को भी कोर्ट से पैरोल मिल गया है, जो अब 5 जुलाई को संविधान की शपथ लेगा और संसद के सदस्य के रूप में कार्रवाई का हिस्सा भी बनेगा। हालांकि अभी कोर्ट से उसे केवल शपथ की अनुमति ही मिली है, लेकिन जब चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं, संविधान की शपथ लेने पर कोई रोक नहीं, तो फिर कार्यवाही में हिस्सा लेने, संसदीय कमेटी का हिस्सा लेने पर भी कोई रोक ही नहीं होगी और वो संसद के सभी गोपनीय बैठकों में भी हिस्सा ले, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। असम की डिब्रूगढ़ की जेल में बंद खालिस्तानी अमृतपाल सिंह और टेरर फंडिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राशिद इंजीनियर को शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। गंभीर धाराओं में बंद दोनों को कोर्ट से सशर्त पैरोल मिली है। दोनों 5 जुलाई को सांसद पद की शपथ लेंगे। कोर्ट ने 5 से 9 जुलाई तक की पैरोल दी है। तो वहीं इंजीनियर शेख राशिद को दिल्ली की विशेष अदालत ने कुछ घंटों की पैरोल दी है। इस दौरान शर्त यह है कि वे मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं करें। पंजाब सरकार ने असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह का लिखित अनुरोध
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा था, जिसमें अमृतपाल के लिए पेरोल की मांग की थी। बता दें कि अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से निर्दलीय चुनाव जीतकर पहुंचा है, तो वहीं इंजीनियर राशिद जम्मू के बारामूला से चुनाव जीता है। सवाल है कि जिन लोगों पर देशद्रोह के आरोप हों, देश के खिलाफ काम करने वालों को मदद करने का आरोप हो, तो भारतीय संविधान के प्रति कितनी आस्था रख पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हमारा प्रश्न था, खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को मिली पेरोल गलत है क्या? 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 6% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत यह मानता है कि खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को मिली पेरोल गलत है, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे जनमत में। अब बात हाथरस हादसे की करते हैं, जिस पर आज पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए हाथरस भगदड़ में उपेंद्र, मंजू यादव और मुकेश नाम के 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। यही नहीं, हाथरस भगदड़ में हुई मौतों की जांच के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। इस मामले में अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस 24 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है और अभी 100 से ज्यादा लोगों की CDR खंगाली जा रही है। इस मामले पर आज अलीगढ़ के IG शलभ माथुर ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। गंभीर मामला है। पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक हैं उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तार पूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई है। इस संदर्भ में थाना सिकंदराबाद में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में ADG जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक SOG टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी SOG टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी। कल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनके हिंदू विरोधी बयान पर हिंदू संगठन व हिंदुओं का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल लगातार राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल जारी रखे हुए हैं। ऐसे में आज जंतर मंतर शिवसेना शिंदे दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तस्वीरों पर जूते चप्पल बरसा दिए। इसके साथ ही राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर शिवसेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत कुछ हो जाएगा। उनके द्वारा क्या कुछ किया गया, आने वाले समय में उन्हें और उचित जवाब दिया जाएगा। ये देखिए। अन्य धर्म के लोग, जो मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू समाज के लोगों के गले काटते हैं ना, तब इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। तब ये कभी ये नहीं कहते कि हाँ गलत हुआ है। कभी इन्होंने 2 शब्द नहीं बोले हैं। हिंदू लोग जब मरते हैं, किसी कोई मुस्लिम समुदाय के जो कट्टरपंथी लोग मार देते हैं, इतनी निश्चिंत हत्या करते हैं। आज संसद भवन में खड़े होकर एक ईर्ष्या दिखाने वाली बात होती है कि आप हिंदुओं से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं, हिंदुओं के देश में रहते हैं और आप चुनाव के समय जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमते हैं। ये ड्रामा किस लिए? तो ये गाली से कम नहीं है। हिंदू को हिंसक नहीं कहना चाहिए था और हिंदू हिंसक है भी नहीं। कश्मीर से
पंडित पलायन करके आए और भी पत्नी कैसी कैसी घटनाएं हमारे देश में हुई। हमने हमेशा संयम रखा है। अगर कुछ गलत भी हुआ है तो हमने पूरे समाज को गलत नहीं कहा, पूरे धर्म को गलत नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूं उनको संसद में बैठने का भी अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई लाभ हानि का खेल नहीं है। ये बहुत पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदू को होनी चाहिए जो हमारे देश में रहते हैं। अरे आज संसद में जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ पर आप ऐसी बात कर रहे हैं, और कल को कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं देश में। आप तो सीधा सीधा तुष्टीकरण कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक मेरा हो जाए। आज देखा जाए तो सारा विपक्ष जैसे एक हड्डी के लिए कुत्ते लड़ते हैं ना, उसी तरह से मुस्लिम समाज के वोटों के लिए वो उसको संतुष्ट कर रहा है। वो सोचते हैं हिंदू तो है ही हमारे साथ, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु विचारधारा का है ना, तो इसलिए इतना बेवकूफ़ नहीं है हिंदू। और मैं अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहता कि चलो मैं पार्टी के लेवल, हिंसक बनना पड़ेगा तो हिंसक भी होंगे अगर अन्याय होता रहेगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी अलायंस की सरकार बन गई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान इंडी अलायंस के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत परिवार और गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। बता दें कि 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी, लेकिन 5 महीने बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही हेमंत सोरेन 28 जून को जेल से बाहर आ गए, और जिसके बाद आज फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और अब कुछ ही औपचारिकताएं जो हैं वो बाकी हैं। और इसी के साथ आज के जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को आगे दीजिए। कल फिर ऐसे ही नई बड़ी खबरों के साथ आपके समक्ष मैं शिवम दत्त मेहता पेश हो जाऊंगा। हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।